ऋषि, अचल, आदित्य, ज्योति, नमन, प्राची, जैन, प्रार्थना, राधिका, सार्थक, स्वर्णिका एंड तुषार। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। आज की क्लास में सार्थक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा जी। बहुत ध्यान से उसको देखना, सीखना, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तबाही सी मचाता हुआ आ रहा है ना। चलो, लेट कैसे हो गया? ट्रैफिक था। चलो सार्थक इधर देख बेटा जी, बहुत ध्यान से देखो। देवांश इधर देख, कल पेपर है देवांश? पेपर है कल? कल किसी का पेपर नहीं है? कब है? परसों है। कहानी शुरू हो रही है भाई, देखिए। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी है अभी तक, या मैं कहूँ दो टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। इधर देख ज्योति, टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लोग जो पढ़ोगे बेसिकली दो टाइप की रिएक्शंस को पढ़ोगे। जो पहला टाइप है ना प्यारे बच्चों, उसका नाम है सिंपल रिएक्शन। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसी रिएक्शन का जो टाइप है, इट इज नथिंग बट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका जो दूसरा टाइप हमारे पास आता है, इसको हम लोग लिखते हैं किस कैटेगरी के अंदर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से। किस नाम से बेटा जी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बहुत ध्यान से इसको प्लीज देखेंगे सभी, सीखने समझने की कोशिश करेंगे सभी। बड़ा ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक होता है। ये रिएक्शन के टाइप को हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सर कैसे? मान लीजिए ये ए है, ये बी के साथ कंबाइंड होके प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो जो रेट होगा वो क्या होगा? के ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ऐसा एक्सपेरिमेंटली रेट आया। और आपने देखा जो ऑर्डर यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो सेम ऑर्डर उसकी स्टीशियोमेट्री से फॉलो हो रहा है, यानी कि मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के बराबर अगर हो रही है तो उसका नाम हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन रख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं शानवी? एलिमेंट्री रिएक्शन का नाम रख देते हैं पलक्ष। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? एक्चुअल में इनमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर पाए जाते हैं इंटरमीडिएट। सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट ऐसा होता है, मान लो ए से पहले बी बने और बी से बन गया सी, तो इसमें जो आप बी देख पा रहे हो, ये बी बेसिकली क्या है बेटा जी? इंटरमीडिएट। अब इसको पेपर में ऑब्वियस है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1, यहाँ से K2, इस तरीके से पूरा मेंशन होके आता है। हो सकता है कहीं पहले दूसरे स्टेप में आपको वो स्लो लिख के दे दे। और आपने SN1 SN2 में एक कहानी मुझसे सीख ली है, जो RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एक्चुअल में वो स्लोवेस्ट स्टेप ही होता है। क्या होता है बेटा? वो स्लोवेस्ट स्टेप ही होता है। मैंने आपको बोला कि जो रेट है, रेट का फॉर्मूला होता है K A की पावर 1 B की पावर 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेटा? RDS बोले तो स्लोवेस्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ रहा है बेटा जी इसके अंदर? यहाँ पर आप लोग स्लो के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर को कैलकुलेट करने। ये हो गया टाइप 1 कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का टाइप 2 क्या होता है? एक बार जरा ध्यान से देखेंगे सभी। वो ऐसे ना ग्राफ बना के दे देगा आपको, बोलेगा भाई ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से, ऐसे कुछ करके दे देगा। है ना, ऐसा कुछ करके जो है दे देगा। इसका मतलब सीधा सीधा से समझ में आता है मुझे तो भाई, एक इंटरमीडिएट तो मुझे ये दिखाई दे रहा है और एक इंटरमीडिएट ये दिखाई दे रहा है। इंटरमीडिएट में एक ऐड कर लेना तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट भी आ जाएंगी।
इंटरमीडिएट प्लस 1 इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो तुमसे पूछे कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 ट्रांजिशन स्टेट थी, उसमें कितने इंटरमीडिएट होंगे, आप एक माइनस कर लेंगे। ऐसी इंटरमीडिएट देके ट्रांजिशन स्टेट पूछे तो क्या बोलेंगे आप लोग, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में जो अनस्टेबल है वो ट्रांजिशन स्टेट है, और जो स्टेबल है वो कौन है जी, इंटरमीडिएट है, ठीक है जी। चलो सर बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने बोला मेरे भाई ये रिएक्टेंट था और ये क्या था, प्रोडक्ट था। मैंने तुमसे बोला इस रिएक्टेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से जो एनर्जी का डिफरेंस है, अगर इसको मैं एनर्जी कोऑर्डिनेट बना दूं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट एनर्जी कोऑर्डिनेट, तो इस वाली एनर्जी का नाम हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी 1, जबकि ये वाली जो एनर्जी होगी इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, एक्टिवेशन एनर्जी 2, जबकि ये वाली जो एनर्जी होगी इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक 1 बताई, एक 2 बताई और एक 3 बताई। 3 एनर्जी का डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए भैया। एक्टिवेशन एनर्जी 1, एक्टिवेशन एनर्जी 2, एक्टिवेशन एनर्जी 3, तीनों एनर्जी जो है आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आसानी से फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर ये बात सही है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पूछ के बता रहा हूँ, आपको ऐसे ग्राफ दे दिया और आपसे पूछे इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, पहला, दूसरा या तीसरा। स्लोएस्ट स्टेप आप कहोगे सर जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन ऑब्वियस है क्या रहेगी बेटा, स्लो ही चलेगी। उसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ आ जाना ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ आना, एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ आना। मेरा सीधा सीधा सा कहना ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि वो ये डेटा ना दे मैकेनिज्म के नाम पे, वो आपको सीधा ये ग्राफ थमा दे और पूछे कि भैया कौन सा स्टेप जो है, कौन सा स्टेप क्या है बेटा जी, आपका आरडीएस है, तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस ओवर देयर, ठीक है ना यार। ये प्यारी सी बात समझ में आई आप सभी को प्यारे बच्चों, बताओ, क्योंकि बेसिक है, क्योंकि सिंपल है, आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। मैं मान भी लेता हूँ कि आप लोगों को ये बातें क्लियर है। चलो सर समझ में आ गया सर, एक लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा लॉजिक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक देखना सभी, ये रिएक्शन ऐसे तो मैंने देखा नहीं है किसी एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कहीं थर्मो में इक्विलिब्रियम में ये यूज जरूर हो जाएगा जेती। बेटा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है मान ले, मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, वहीं दूसरी तरफ ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की एनर्जी। बोलो जी गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मुझे देखकर ये बता दीजिए, आप मुझे देखकर बेटा जी, आप मुझे देखकर ये बता दीजिए इस सवाल का आंसर कैसे कर पाएंगे हम। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, ये है बेटा जी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, और ये कौन है बेटा जी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये है मेरे पास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट और ये है मेरे पास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। आप एक बात बताओ, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो जो डेल्टा एच की मात्रा है वो प्लस आएगी कि माइनस आएगी, वो क्या आ जाएगी बेटा जी, प्लस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आर है और ये क्या है बेटा जी, पी है। यहाँ ये एनर्जी कोऑर्डिनेट आर है और ये एनर्जी कोऑर्डिनेट क्या है, पी है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालने चलता हूँ तो यहाँ से जो डेल्टा एच आता है दैट शुड बी नेगेटिव, बाय, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही तो होगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो रिएक्शन एंडो है और जो नेगेटिव है वो रिएक्शन एक्सो है। क्या ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब कभी कभी ग्राफ से आप लोगों से पूछ सकता है कि भैया रिएक्शन जो है एंडो होगी या रिएक्शन एक्सो होगी, उस समय थोड़ा संयम बना के आप लोगों को आंसर लिखना चाहिए। एक बार नोट कर लो इतना जल्दी से जल्दी।
चले आगे, चलो जी। देख भाई इधर आ जा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में अगर मुझे अपडेट देना हो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली ना, पहली बात तो देखते ये समझो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि वो एक नहीं, उसके साथ में अनेक रिएक्शन जो है चल रही होती है, और उनके अंदर पाए जाते हैं निहाल क्या, इंटरमीडिएट। क्या पाए जाते हैं बेटा जी, इंटरमीडिएट। चल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मैं बोल रहा था, तो मैं बोलूंगा इसको इट इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, पहली बात। दूसरी, such reaction occur in the several step where each step is a elementary step। क्या बेटा जी, और ये बात मैं पहले पिछली सदियों से बता चुका हूं तुम्हें, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी वी कांट कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन फॉर ए कॉम्प्लेक्स। और दूसरी बात, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्युलरिटी निकाल पा रहे हो तो निश्चित आप उस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी निकाल पा रहे हो, ना कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात पता थी? तो अब देखो जरा, पढ़ो इसको। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड। सब समझ में आ गए? नेक्स्ट, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही आरडीएस स्टेप होता है, ये क्लास का प्रत्येक बच्चा जाने। नेक्स्ट, देयर विल बी ए इंटरमीडिएट इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी क्लियर है कि हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या पाया जाता होगा बेटा जी, इंटरमीडिएट पाया जाता होगा। हमेशा ध्यान से देख, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। तुमने रेट लॉ लिखी, सुनो बात ध्यान से, सुनो भाई, ए कन्वर्ट इनटू बी, बी कन्वर्ट इनटू सी, और तुम्हारी रेट लॉ में ए और ये बी इंटरमीडिएट अगर आ गया तो ऐसी रेट लॉ किसी काम की नहीं, ये कहना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोगों को ये 5-6 पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नहीं लाना, और अगर आ गया है तो उसको फिर वहां से एलिमिनेट करना ही होगा अलग अलग मेथड से। तो एक बार नोट कर लो फटाफट। आदिशी, अचल जोश, आदित्य, जयती, काव्या, नमन, प्राची, प्रार्थना, प्रिशा, राधिका, सार्थक, स्वर्णिका और तुषार। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए बेटा। वो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट तो नहीं होगा बेटा, है ना, प्रोडक्ट नहीं होगा आदित्य। चलिए भाई, होप ये बात नोट कर ली होंगी। अब मैं मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ बेटा, ठीक है? ये सब थियोरेटिकल डेटा था, आप लोगों ने नोट कर लिया। कर जल्दी करना, कितना समय लगाएगी, नोट कर जल्दी, स्पीड में लिखा करो, फिर घर पे जाके दोबारा लिखना पड़ता होगा। ये तो तेरी फेवरेट होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं। चलें आगे। मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था आइसोथर्म, अब उसी टॉपिक पे पीएचडी कर रहा हूँ। किस्मत कैसे खेलती है। आइसोथर्म पढ़ा, बहुत बोरिंग लगता था। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अब उन्हीं पर पीएचडी कर रही है। क्या आगे बढ़े भाई? चलिए, तो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले एक सवाल कराऊंगा बेटा। पहला जो केस बनता है ना, वो ये बनता है कि भले ही इंटरमीडिएट आ रहा है लेकिन वो आपकी रेट लॉ में नहीं आ रहा, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। वो जैसे सवाल आया, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है नव्या, देख, ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी कन्वर्ट इनटू ए टू बी थ्री। मैकेनिज्म है ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू ए बी, स्टेप नंबर 1। ए बी प्लस बी कन्वर्ट इनटू ए बी टू, स्टेप नंबर 2। ए बी टू प्लस ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू ए टू बी थ्री,
स्टेप नंबर 3। अब इन तीनों रिएक्शंस में से जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा? पहली वाली। इसको स्लोवेस्ट स्टेप रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने जैसे ही देखा स्लो स्टेप, तो आपके मन में क्या बात आई? आपके मन में बात आई रेट की। और रेट का फॉर्मूला किसके बराबर हो गया? के, ए की पावर 1 और बी की पावर भी 1। अगर ये बात सही है प्यारे बच्चों, तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 2। आपसे पूछा था रेट लॉ लिखो। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट देख के बताओ भैया। ए बी ही इंटरमीडिएट है, देखो रिपीट हो रहा है ना, है ना। और इवन AB2 भी क्या है? इंटरमीडिएट ही है। और ना तो AB आ रहा ना AB2 आ रहा, का मतलब अपनी रेट लॉ बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसमें ऑर्डर 2 हो गया और कुछ पूछा है नहीं, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है। रेट कांस्टेंट के ही हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको एक ही स्लोवेस्ट होता है, स्लो भी नहीं, स्लोवेस्ट। यहाँ स्लो लिख रखा है मतलब वो स्लोवेस्ट स्टेप ही है, बाकी दोनों रिएक्शन क्या होंगी? फास्ट। और बात भी ठीक है, एक ही बारी तो एनर्जी लगेगी ना ऊपर जाने में, उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा तो बिल्कुल नीचे से थोड़ी ना चला जाएगा, ऊपर ही रहेगा उससे, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेप या जो भी स्टेप वो स्लो बता रहा है, उसी के आधार पर आपने रेट निकाला। उस रेट लॉ इक्वेशन में आपका इंटरमीडिएट नहीं आ रहा था, इसी प्रकार से आपने रेट लिख दिया। बोलो गेम समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला सवाल दमदार है और इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये कभी भी नहीं बोला आप स्लोएस्ट स्टेप का रेट निकाल रहे हैं तो वो केवल स्लोएस्ट स्टेप का ही रेट है। एक्चुअल में वो पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होता है, लेकिन निकलता किससे? स्लोएस्ट स्टेप से। मतलब सुनो मेरी बात, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है ना, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, ये कहना चाह, ओवरऑल भी 2 माल है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी और इसकी मॉलिक्यूलरिटी में अंतर नहीं होगा। यहाँ ऑर्डर 2 और मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 नहीं पल्ले पड़ी। तीसरे स्टेप में जो ऑर्डर माना जाएगा वो तो 2 माना जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई? सेम हुई क्या? नहीं है बात समझ में? तो इसीलिए जब भी मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर निकालता हूं तो वो एक्चुअल में स्लोएस्ट स्टेप से ही निकलता है, लेकिन होता पूरा कॉम्प्लेक्स का ही है। चलो भाई इधर देखो, व्हेन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द आरडीएस, आरडीएस में अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा पलाक्स, तो फिर कैसे देखेंगे बेटा? देख, ये एक गिवन रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, K1 है, ये K2 इक्विलिब्रियम स्टेप है, K4 ए बी बनना है फास्ट। अब यहाँ से ए बी आप देख पा रहे हो एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ से AB2 बनना है स्लोएस्ट। तो सबसे पहला जो क्रम होना चाहिए ना बच्चे का, वो क्या होना चाहिए? रेट लॉ को लिखना, जो कि बराबर हो जाएगा के, स्लोएस्ट स्टेप से देखें तो कुछ ऐसा। अब इसको देखने से जरा पता करके बता, इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो चुका है क्या? अगर इन्वॉल्व हो चुका है तो इसको हटाना है। अब ये हटेगा कैसे? तो आप ये देखेंगे कि गिवन मैकेनिज्म में ए बी कहाँ कहाँ आ रहा है। जो मुझे दिखाई दे रहा है ए बी यहाँ दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है, ये वाला ए बी तो कंसीडर कर ही नहीं है, तो ये तो हटा नहीं है। नीचे वाले में ए बी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए देख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं तो ए बी यहाँ से फॉरवर्ड और यहाँ से बैकवर्ड नजर आ रहा है, और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज K1/K4। बोलो गेम समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे ही प्रोडक्ट का कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट का कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखूंगा दैट इज ए बी, और रिएक्टेंट की देखने लगा दैट शुड बी ए, दैट शुड बी बी। हाँ या ना में जवाब दो। और अगर यहाँ से मैं ए बी की कंसंट्रेशन चेक करता हूँ प्यारे बच्चों, देन दिस इज K1/K4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। से यस और नो। अब इस ए बी की वैल्यू को उठा के कहाँ डालना है आप लोगों को बेटा जी? यहाँ पे। तो जो नया रेट लॉ हो रही होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? के। अच्छा, यहाँ चाहो तो आप लोग K2 लिख सकते थे, है ना, K2 ही लिख देना चाहिए। तो यहाँ जो इक्वेशन आ रही होगी दैट इज K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K4। यहाँ से आ रहा होगा बेटा जी A, यहाँ से आ रहा होगा B, और यहाँ से आ रहा होगा क्या? B की पावर 1। अर्थात प्यारे बच्चों, यहाँ से ये पूरा डेटा बन के आ रहा है K डैश,
और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है r इजकल टू के डैश a की पावर 1 और b की पावर कितनी जी 2। तो यहाँ से डेटा क्रिस्टल क्लियर है। तो बताइए जरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 और के डैश कितना हो जाएगा K1 K2 बाय K4। पेपर में क्या पूछ रखा है आपसे रेट लॉ बता दो, मतलब ये वाली बात पूछी है। आपसे ऑर्डर पूछ रखा है, आप बता दो 1 + 2 यानी कि 3। आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है यानी कि के डैश विच इज इक्वल टू K1 K2 बाय K4। क्या मेरी बात समझ में आई है? सबसे पहला काम करना है नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है रेट की स्लोएस्ट स्टेप से। अब उस स्टेप में आपको देखना क्या कोई कंसंट्रेशन ऐसी है जो कि आपके इंटरमीडिएट की थी। अगर ऐसा है तब फिर आप लोग क्या जाकर लिखेंगे उसके अंदर, वहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया ए बी बोले तो इंटरमीडिएट है, आपने देखा ये प्रोडक्ट में साइड में तो K1 बाय K4 निकाल लिया क्योंकि एक बार प्रोडक्ट में एक बार रिएक्टेंट में है। इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा K1 बाय K4 या ए बी डिवाइड बाय ए और बी। वहां से मैं कैलकुलेट कर दिया हूं क्या ए बी की कॉन्सेंट्रेशन। बताओ तो यहाँ K2 क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा स्लोएस्ट स्टेप कौन सी थी ये वाली, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो कौन है K2। तो हम लोग रेट कैसे लिखेंगे K2 और कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और कंसंट्रेशन ऑफ बी। पूछो देवेश मुझसे पूछो। ये ऊपर वाला साइन इक्विलिब्रियम का है, ये इक्विलिब्रियम बराबर होता है K डिवाइड बाय K4 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो फिर मैंने इसको हटा दिया क्योंकि मुझे तो ए बी चाहिए ना, सब इक्वेट है ना, इस टर्म को इधर ले गया। इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद ये चीजें और आसान हो जाती है। सर ये क्लियर है? और एक ऐसा क्वेश्चन करा दो, 2-3 कराऊंगा, टेंशन ना लो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? तो फिर देखेंगे कि ए बी कहाँ पर है, रिवर्सिबल नहीं है ना, तो उसके मतलब ये हो जाएगा कि सीधा सीधा मैं इसको लिखूंगा ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। मैं लिखूंगा K1 R इजकल टू K1 और दूसरी तरफ क्या लिख दूंगा बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अभी दूसरे में आने वाला है सेम सवाल, जो तुमने पूछा है वो सेम सवाल आने वाला है। तो सर पहले वाले में K1 क्यों नहीं करा, कहाँ इसमें? कमाल है यार, इसमें K1 भाई करना चाहिए। बात गुड़िया ठीक कह रही है, आपने K1 क्यों नहीं किया, करना चाहिए। K और K1 को बराबर ही लिख दिया बेटा। ठीक है अक्षय, समझ में आया? मतलब मुद्दा क्या है बेटा, सबसे पहले रेट लॉ इक्वेशन को निकालना है, उसमें बने इंटरमीडिएट को मुझे सॉल्व करना है। चलें क्या आगे, बताओ जरा। तरुण तरुण नाम है ना तेरा? तरुण कंफ्यूजन रहता है भाई, जब सिलेक्शन ले लेगा तभी पता लगेगा, या वो ले लेगा तब पता लगेगा। चले भाई आगे, फिर हट जाएगा नाम। आज के इतिहास में जितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया मुझे जुबानी नाम याद रहता है, कहाँ रहता है कौन से कॉलेज में, सब पता रहता है। जो नहीं लेते उनका भी पता रहता है, ऐसे मत सोचना कि जो नहीं लिया जाएगा उनको भूल जाएंगे। नहीं बोलेंगे भैया किसी को नहीं, पर याद भी नहीं करेंगे। चले भैया आगे बढ़े, अगला देखेंगे सभी। देखो एक सवाल लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, बताइए। ये सवाल जेई मेंस का है PYQ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को कर दोगे। मैंने उसके ऑप्शंस को हटा दिया है। ट्वाइस ऑफ O3 से थ्राइस ऑफ O2 कन्वर्ट हो रहा है, होता रहे, हमें क्या दर्द है इस बात से। नहीं, हमसे तो पूछा हुआ है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में स्लो स्टेप दे दिया। तो क्या मैं देखते इसका पहले रेट लिखूंगा? पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, पहला काम करो।
कुछ बच्चों का आंसर आ गया है बेटा। ऑर्डर बता दो मुझे। ऑर्डर 1 बता रहे हैं आदित्य, ये तो यार तू 3 बता रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चले भाई आगे। ये O3 है, तो भाई साहब मैं सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप से रेट निकाल दूंगा, के और कंसंट्रेशन ऑफ O और कंसंट्रेशन ऑफ O3। यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है क्या। O बेसिकली कौन है बेटा जी, इंटरमीडिएट बन चुका है। O क्या बन चुका है बेटा जी, इंटरमीडिएट। तो सर O इंटरमीडिएट बन गया तो क्या हुआ सर, हुआ कुछ नहीं है। अब आपको देखना है O पर आप लोग क्या लगा दें। O कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ इस इक्वेशन से तो आ ही गया। तो काम कर लेते हैं ना, हमें के इक्विलिब्रियम की एक वैल्यू पता हो जाती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, हाँ या ना। चाहते तो यहाँ K3 लगा देते, ज़्यादा अच्छा रहता, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कुछ और भी है क्या, एक और है O। भैया मुझे O चाहिए, तो O को कैसे निकालोगे, O O O ये बराबर हो, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ये बराबर होता है ना, ठीक तो है। K1 बाई K2 और ये आ जाएगा कितना बेटा जी, O3 बाई O2, सही तो है। इस O को उठा के कहाँ डाल देगा बेटा, यहाँ। तो नया जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा जी, K3 इंटू K1 बाई K2, और यहाँ आ जाएगा बेटा O की जगह कौन, O3, यहाँ आ जाएगा O2, और यहाँ आ जाएगा तेरा O3। O3 ट्वाइस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो R डैश बराबर किसके आ जाएगा, K डैश नया, सुन ले, O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1 कर सकता हूँ ना। तो ये रहा वो तेरा फाइनल रेट, जिसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा लक्षित, दैट इज 1 ओनली। जैसा होप ये बातें क्लास के सभी बच्चों को से क्लियर होगी भाई। मैंने आपको अभी तक 2 केस पढ़ाए मान्या। सबसे पहला केस वो था जब रेट लॉ के अंदर आपका इंटरमीडिएट इन्वॉल्व ही ना हो। दूसरा, आपका रेट लॉ में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो और इक्विलिब्रियम टाइप की कोई रिएक्शन दे रखी हो, वहां से तुम इस वैल्यू को निकालो और पुट कर दो और आंसर निकालो। सर अगर O3 सब्स्टिट्यूट करें तो, O3 क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा जब वो इंटरमीडिएट ही नहीं है। इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा जी, जो ऊपर और नीचे दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट होता है बेटा, ये तो रिएक्टेंट है O3, नहीं इट इज नॉट इंटरमीडिएट ना। यहाँ भी O3 रिएक्टेंट है, तो इंटरमीडिएट कहाँ रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आदित्य। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। नोट हुआ सभी से। सर पेपर में क्या होगा, जैसे मैंने K1 K2 K3 दे रखा है ना, वो वैल्यू दे देंगे 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, इस टाइप से, और आप लोगों से आंसर निकलवा लेंगे जेई मेन का PYQ। और ऐसा रिपीटिवली 2 से 3 साल पूछा गया था ये। बिना इक्विलिब्रियम के फास्ट रिएक्शन हो सकता है, हो सकता है, जैसे पहले भी थी फास्ट, कहाँ गया, ये रिएक्शन थी बेटा फास्ट रिएक्शन थी, कहाँ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे। अब जो नया टाइप आ रहा ना, ये है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट।
ये है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से इसको देखना है, सीखना है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखना है और इसको सीखना है सभी को। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से प्यार से सीखने समझने की कोशिश करनी है भाई, और टाइम भी दूंगा इन सवालों को अब करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट जो टास्क हमारे पास आता है उसको समझो। सवाल है, ये टाइप है केस नंबर 3, इफ REDS इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब फील कर पा रहे हो आप लोग? सेंस ये है कि इन्होंने जो मैकेनिज्म लिखा उस मैकेनिज्म में A से B बना दिया, B से C बना दिया, और लिखना भूल गए कौन स्लो है कौन फास्ट है। आई बात समझ में? या मैं कहूँ दोनों में क्या लिख दिया इन्होंने, फास्ट फास्ट लिख दिया। अब फंस गए ना। अब ना तो हमें रेट लॉ दी जो डायरेक्ट पता कर ले, और ना ही हम लोगों को इन्होंने स्लो स्टेप लिखा। तो कैसे लिखें जी रेट इक्वेशन, या कैसे लिखें जी इंटरमीडिएट? तो उस केस के अंदर क्या करते हैं सर, सेकंड केस जिसमें सब्स्टिट्यूट करना है उसमें अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा अभी आ रहा है ना वो सवाल, सेम क्वेश्चन तो आदित्य ने पूछा था। इक्विलिब्रियम ना हो तो क्या करेंगे? देखो वही चीजें तो अभी हम लोग करने वाले हैं। देख ले सवाल देखने से संतुष्टि अगर होती है तो। इस केस के अंदर क्या है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या है? अच्छा देखो कहाँ है स्लो स्टेप, है ना, कहाँ है फास्ट स्टेप। तो इस टाइप से जो है डेटा गिवन होता है। अब जैसे इक्विलिब्रियम तो है, ना स्लो है ना फास्ट है, ठीक है जयदी। काम की बात समझो पहले, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनियो बेटा, सबसे काम इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब यहाँ पर, कॉन्सेप्ट की बात है। क्वेश्चन क्या है ये तो देखो, मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट है बच्चा, है ना, आप जानते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जब कन्वर्जन होता है ना तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ से 2 घटे और यहाँ 2 बढ़ गए, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये सब कथा मतलब दंत कथाएं हैं कि रिएक्ट केमिस्ट्री में बोल देते हैं कि पहले 10 था, 10 से यहाँ ये 0 था, यहाँ 8 हो गया तो वो 2 हो गया। ऐसा कभी एक्चुअल में होता नहीं है, टाइम का वेरिएशन हमेशा रहता है। वो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आती है जिसका नाम है इंटरमीडिएट। बात को समझेंगे इसके कर्व के साथ, जो एक बारी में सीखेगा वो अच्छा बच्चा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और ये रिलेशन है बेटा जी टाइम के साथ या रिएक्शन के साथ। क्या लिखना चाहिए मुझे, इंटरमीडिएट वर्सेस टाइम ही लिख दें तो क्या दिक्कत है। जब इनिशियल टाइम रहेगा मतलब टाइम इज 0, तो आप मुझे बताइए टाइम 0 पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि सर जब रिएक्टेंट ही है तो इंटरमीडिएट कहाँ से आ जाएगा। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है तो बीच में उसकी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ेगी। अब ऐसा थोड़ी बढ़ती रहेगी, एक स्टेट ऐसी आएगी जब इंटरमीडिएट की एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और बढ़ता रहेगा कौन बेटा जी, टाइम। क्योंकि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ऐसे नहीं होती कि पहले बढ़ा और तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ये ग्राफ नहीं है बेटा, ये पुराना ग्राफ था जिसको गलत बता रहे थे लोग। फिर महान साइंटिस्टों की टीम ने ये बात बताई कि ऐसा नहीं होता जैसा तुम सोच रहे हो। इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कौन सी वैल्यू नजर आती है आप लोगों को, 0। इस पूरी बात का नाम होता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मुझे याद नहीं आ रहा, मैथ्स का एक टॉपिक है उसमें यूज करते हैं ये बातें। अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल, पता नहीं बाइनोमियल बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे याद है 12th में हमारे टीचर पढ़ाते हुए बोल देते थे कि आप ये मैथ्स में भी पढ़ोगे। ये गेम समझ में आया जो भी मैंने अभी बोला? सर यहाँ तो केवल और केवल रिएक्टेंट ही रहेगा सर, यहाँ केवल और केवल प्रोडक्ट ही रहेगा सर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होगी और ये इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। लेकिन ये एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। उस पर्टिकुलर
कंसंट्रेशन का डिफरेंशियल निकालने पर वैल्यू बिकम जीरो, क्योंकि कांस्टेंट आ रही है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है। तो इस प्रकार से इस टर्म का नाम है एसएसए। एसएसए बोले तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इस तरीके से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। मैं जान रहा हूँ अभी आप लोगों को कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सवाल जब कराऊंगा तो तुरंत समझ में आएगा कि डेटा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे सभी बच्चे। सी ये बहुत ध्यान से सुन बेटा। सबसे पहले मैंने इस टाइप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को निकालने के लिए 3 ट्रिक बताई, ये 3 केस पढ़ाई। सबसे पहला केस क्या था, केस नंबर 1 क्या था कि सर मैकेनिज्म गिवन है लेकिन अपने रेट में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं आ रही। तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत आसान हो गया ना, सीधा सीधा वी कैन कैलकुलेट द आंसर, यस और नो। इधर देखेंगे सभी बेटा जी, एस एस ए। मैंने बोला अगर पहले केस की बात करूं तो उसमें तो इंटरमीडिएट ही नहीं होता था, तो सिंपली वी कैन फाइंड आउट द रेट। तो इसमें तो कोई अपने लिए हर्डल है नहीं भाई, ये तो बहुत बेस्ट चीज है। इस टाइप का सवाल आएगा अपन खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, यस और नो। लेकिन जब केस 2 बना, केस 2 बोले तो अब तुम्हारे रेट में आ गया इंटरमीडिएट, अब थोड़ा सा खतरा है। अब इसकी पहले आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेशन, इसको एलिमिनेट करना होगा। चलो पर हम लोग ये भी गेम सीख ही गए हैं एट द लास्ट, थोड़ी परेशानी के साथ ही सही, लेकिन गेम तो बेटा जी सीख गए। बोलोगे अच्छा, मतलब पायरेटेड है ये, ठीक है ना। अरे गेम ऐसे याद रहेगा तुम लोगों को। बोलो गेम समझ में आ गया। अब इसके बाद केस 3। केस 3, अब यहां पर आपका रेट का ही अता पता नहीं है, रेट का क्या अता पता नहीं, और ना ही यहाँ मुझे इंटरमीडिएट का कुछ अता पता, तो कहीं नहीं लिख रखा कहाँ जो है स्लो है कहाँ फास्ट है, ना रेट दिया हुआ ना कुछ भी गिवन है। तो यहाँ पर और खराबी हो जाएगी भाई, ऐसा नो। यहाँ ऐसे ठीक है, आंखें ना बनाऊं, अच्छा रुक जाइए बना देता हूँ ना। अब ठीक है, कुल मिला के बातें यहाँ दिक्कत होगी, लेकिन याद रहे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और कैसे यूज करना है अभी आप लोगों को बताता हूँ, कैसे इसको यूज कर, एक बार जल्दी से नोट करो, नोट इट डाउन स्पीडली। इस पर बेस्ड सवाल कैसे करते हैं अभी दिखाते हैं आप लोगों को। हेलो।
चलें जी आगे आगे बढ़े। चलिए एक सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, पहले सवाल को करते हैं तसल्लीपूर्वक, इसके बाद फिर आप लोग जो है डिस्कस करेंगे। सी सबसे पहली बात मेरी सुनो भाई, सभी ये नोट कर लिया था भाई सभी ने? नहीं यार, तो केवल वैसे बताने के लिए। अब ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है अच्छा से, इस इक्वेशन में पहले बताओ कहाँ स्लो है कहाँ फास्ट है, नहीं पता तो हालत खराब होनी शुरू हो जानी चाहिए। सर कैसे करेंगे सर? तो उसको करने का तरीका है बेटा, ये इक्वेशन हमेशा मेंशन ही होगी आपको। मैं फिर कह रहा हूँ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये सवाल नहीं आता, तो बात मैंने पहले कही थी, नहीं कही थी? नहीं आता। इससे पहले वाले में, यानी कि जो पहले वाले टाइप है पहले दूसरे, वो मेडिकल एंट्रेंस में आ जाते हैं। जेई के अंदर फेवरेट है ये, बता रहा हूँ। जेई एडवांस के अंदर इस टाइप का सवाल जब हैवी कैलकुलेशन देनी होती है बच्चे को तो देता है वो। देखो बहुत ध्यान से, ट्वाइस ऑफ O3 कन्वर्ट हो रहा है थ्राइस ऑफ O2 में। यहाँ से मैंने रेट निकालना है, नॉर्मल रेट। क्या फॉर्मूला होगा बेटा बताओ? इट इज -1/2 डी ऑफ O3 डिवाइडेड बाय dt। इज इट क्लियर? आप कहोगे सर वहाँ क्लियर। और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? इट इज इक्वल टू 1/3 डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt। इज इट ओके? आप कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है भाई, मैं एक बात पूछूं यार, इसका मीनिंग क्या है? सर इसका नाम है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सही है? तो मैं एक काम ना कर लूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O3 ढूंढ लेता हूं, O3 का डिसअपियरेंस ढूंढता हूं। तो जरा बताओ बेटा O3 का डिसअपियरेंस कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे? सर डिसअपियरेंस मतलब O3 का यहाँ मिल रहा है, जो कि किसके बराबर हो रहा है? सर इट इज इक्वल टू K1 और कंसंट्रेशन ऑफ O3। इज इट ओके? और O3 कहाँ है जी? और O3 हमारे पास यहाँ, और यहाँ भी डिसअपियरेंस ही हो रहा है, इसलिए सर प्लस में लिखा जाएगा K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। इज इट ओके? बताओ भाई, क्या ये स्टेप लिखना आ गया सभी को? एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको O3 डिसअपियरेंस होता हुआ देखना है। सर यहाँ पर भी डिसअपियरेंस हो रहा है और यहाँ पर भी डिसअपियरेंस हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट क्या आएंगे जी? पॉजिटिव। जो चाहिए था वही हो रहा है। लेकिन अगर O3 कहीं यहाँ आ रहा होता तो उस केस में मैं रेट कांस्टेंट को क्या लिखता बेटा जी? नेगेटिव लिखता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो सर ये बात क्लियर है। लेकिन एक समस्या हो गई यहाँ, हमारी रेट लॉ इक्वेशन में इंटरमीडिएट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 था या रूल नंबर 6 था। लेकिन भाई साहब आप देखो जरा, O3 O2 और O में कन्वर्ट हो रहा, O फिर दोबारा से O3 के साथ रेट करके इसमें, तो ये O कौन है जरा बताओ? सर ये तो इंटरमीडिएट होगा। क्या ये O इंटरमीडिएट नहीं है? और है, और तुम्हारे क्वेश्चन में आ गया, मतलब गड़बड़ हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? सर ने सिखा रखा है अप्लाई कर दो ऐसे केसेस में क्या? SSA स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है? हमेशा इंटरमीडिएट के ऊपर। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 0। तो चलिए अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ऑक्सीजन पर क्या अप्लाई करके बेटा जी? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सर यहाँ प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, ओके। तो सर एक काम कर लेते हैं सर, प्रोडक्ट साइड में मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? K1 और लिखते रिएक्टेंट ही हमेशा O3 की पावर 1। इज इट ओके? और ऑक्सीजन मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? रिएक्टेंट में। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा जी? यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए -K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O की पावर 1 और O3 की पावर कितना बेटा जी? क्या ये गेम समझ में आया? अगर ये बात सही है तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये वैल्यू बनती है सर K1 O3 की पावर 1 इज इक्वल टू K2 O की पावर 1 O3 की पावर 1। इज इट ओके? तो सर अब मुझे चाहिए क्या? बेसिकली मुझे चाहिए O की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि बराबर होगी K1/K2, और यहाँ से आ रहा है मेरे पास क्या? O3, और यहाँ से मेरे पास कौन आ रहा है बेटा जी? दिस इज O3 ओनली। से यस और नो? अरे बोलो, और तो कुछ नहीं आ रहा, ये तो कट लिया। अब इस भाई O को मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, तो जरा देखिए ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? सर दिस विल बी K1, यहाँ से ये O3, यहाँ से ये K2, यहाँ से ये K1 डिवाइडेड बाय K2, ये K2 से K2 कैंसिल, ये आ गया मेरे पास O3। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से पिक्चर आ रही है ट्वाइस ऑफ K1 O3 की पावर 1। क्या मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया? ऐसा करने से मुझे क्या रेट मिल गया? नहीं ना, मुझे क्या मिला है? डिसअपियरेंस मिली। अभी तो इसकी O3 की, मुझे तो रेट पूछा था,
तो सर रेट का क्या फॉर्मूला होता है, आपने ही तो पढ़ाया है, माइनस ऑफ डी ऑफ O3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आंसर आ रहा है 1/2 ऑफ dt। इसका मतलब ये पूरी बात तो मेरे पास है, बस इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो नया रेट तैयार हो रहा है मेरे पास K1 और यहाँ से O3 की पावर 1। साफ साफ देखने से पता लग रहा है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट विल बी 2। मुझे पता है कुछ बच्चों की हालत खराब हो गई होगी, यार ये क्या चल रहा है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ रहा है बेटा जी, 1। मुझे पूरा भरोसा है कुछ बच्चे यहाँ प्राण बिल्कुल त्यागने के लिए तैयार होंगे। पिछली स्लाइड दिखा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहला क्रम, अगर तुम्हें स्लो स्टेप फास्ट स्टेप नहीं गिवन तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका नॉर्मल रेट लिख दो। लिख दिया, रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी ऑफ O3 इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी ऑफ O2 बाई dt। लिख दिया जी। अब एक काम कर लो, आप किसी एक को पकड़ लो, O3 को पकड़ लिया, उसके माइनस डी ऑफ O3 बाई dt की वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू बनती है। अब आपको ये देखना ये डिसअपीयरेंस होता हुआ नजर आए, तो डिसअपीयरेंस एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, उसी तरीके से वैल्यू को लिख दो। मुझे डिसअपीयरेंस चाहिए, डिसअपीयरेंस ही है, इसलिए वैल्यू को क्या लिख रहा हूँ बेटा, प्लस। जबकि इंटरमीडिएट क्या देखते हैं, अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट साइड में है तो रेट कांस्टेंट को प्लस लिख दो, अगर इंटरमीडिएट रिएक्टेंट साइड में है तो रेट कांस्टेंट को माइनस लिख दो। जैसे यहाँ इंटरमीडिएट कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, जी प्रोडक्ट साइड में है तो K1 ऑफ O3। अब चमत्कारी बच्चे क्या होते हैं जिनकी प्रैक्टिस कमजोर होती है, वो K1 और ये लिखेंगे, फिर से इंटरमीडिएट लगा देंगे। भैया इसको हटाना है और आपको रिएक्टेंट साइड ही लेनी है बेटा जी रेट लॉ के अंदर। तो यहाँ से फिर दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ K2 O और O3। इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू dt अगर मैं देखता हूँ तो 0 लिखते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अनुसार, उससे कंसंट्रेशन की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, देन वी आर विद द फाइनल आंसर। बोलो हाँ या ना में जवाब, कृपया करके इसको नोट कर लीजिए क्लास के सभी बच्चे। RADS हमें कहीं नहीं गिवन, कहाँ गिवन है बेटा। एक्चुअली में क्या है कि दोनों का जो ऑर्डर है, दोनों का जो ऑर्डर है पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर तो 1 ही है। देखो ऑक्सीजन वाले केस में जो ऑर्डर आया है वो कितना आया है, 1। इस वाले में देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, 1, लेकिन डिपेंडेंसी ऑफ द रिएक्टेंट बदल गई क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टेप कौन सा स्लो था कौन सा स्टेप फास्ट था, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ऑर्डर पे अंतर नहीं पड़ेगा, और जो रेट लॉ होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली लॉ है ऑर्डर के लिए, ना कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए। नहीं क्यों, उधर क्यों लगा देगा, वहां एक रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है, फास्ट है मतलब एक रिएक्शन, और एक रिएक्शन क्या हो रही है बेटा जी, स्लो हो रही है। एक की मॉलिक्यूलरिटी में भी डिफरेंट, एक की मॉलिक्यूलरिटी में भी डिफरेंट। तो यहाँ मतलब मेरा कहना कंसर्न ये है बेटा जी, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नाम से पता लग रहा है कि ये एक अप्रोक्स डेटा है, इसको एग्जैक्ट डेटा नहीं कहेंगे। एग्जैक्ट डेटा कब होता, एग्जैक्ट तब होता जब प्रॉपर वो लिख के देते कि ये स्लो है ये फास्ट है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है आंसर उसके रिजेंबल होना चाहिए, वही नहीं होगा, बस ये कहना है, ठीक है ना। और आंसर्स में भी ऑर्डर को फॉलो करना है बेटा। पिछली स्लाइड में दिखा देता हूं तुझे, ये देख ले। चलें बेटा आगे बढ़े, चलो एक अंतिम सवाल है, इसको आप लोग करोगे तो अच्छा लगेगा भाई। इसको पहले प्रॉपर नोट कर लीजिए टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल करने वाला बच्चा क्लास का बेहतरीन बच्चा होगा। देखते हैं क्लास में कौन बच्चा बिना देखे उस सवाल को कर देगा भाई। दिमाग लगेगा प्रॉपर, टाइम लगेगा प्रॉपर।
हम लोग डिसअपीयरेंस से ही निकालते हैं, अपीयरेंस को क्यों छोड़ना। नहीं, वैल्यू तो सेम नहीं आएंगी, मतलब ऑर्डर में भी सेम हो जाए लेकिन उसके वो बदल जाएंगे, कंसंट्रेशन बदल जाएंगे। जैसे अगला भी सवाल पढ़ाऊंगा तो ऑर्डर तो सेम आ जाएगा लेकिन उसको देखोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी और कंसंट्रेशन बदल जाएंगे। आप किसको देखते हो रेट लॉ के अंदर? रिएक्टेंट को देखते हैं। जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है उसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन लेते हैं। ये प्राइमरी टूल बना रखे हैं हम लोगों ने। चलें जी आगे। चलो ये सवाल आ चुका है। सवाल के लिए समय कितना दे दें आप बताओ। चलो समय अनलिमिटेड तो नहीं है, 5 मिनट है इस सवाल को करने के लिए। 5 मिनट, थोड़ी हैवी कैलकुलेशन है लेकिन करो। हर बच्चा अपनी कॉपी में इस सवाल को करे, फिर किसी एक बच्चे से बोर्ड पे करा लेंगे और उसकी छोटी छोटी वीडियो। कौन करेगा भैया बोर्ड पे इसको? हर्ष, सब लोग तुझे पुकार रहे हैं, कह रहा है हर्ष करेगा। क्या दिक्कत है? सब लोग करके दिखा दे, क्या समस्या है? समिक्स कर दे इसको। समिक्स कर। ऐसे करिए जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है? दोबारा तसल्ली पूर्वक इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है भाई, लिख, तसल्ली पूर्वक लिख। तो सही नहीं है आदित्य। शाबाश, अब लिख रेट इज इक्वल टू डी ऑफ O2 बाई डी टी इज इक्वल टू O2 कहाँ आ रहा है बेटा? K2 में आ रहा है और N2 NO3 और NO2। सुनो भाई, मैंने O3 ही क्यों चूज किया? क्योंकि इसकी रिएक्टेंट कम, ये भी एक मेथोडोलॉजी होती है बेटा। तो इसके बाद मुझे पता है कि यार ये जो NO2 है ना, NO3, ये एज ए इंटरमीडिएट मिल गया तो मैं इसको लगाने लगूंगा स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और इसकी वैल्यू को 0 करने की कोशिश करूंगा। अब देखूंगा NO3 कहाँ है जी? प्रोडक्ट में प्लस के साथ लिखूंगा, रिएक्टेंट में तो माइनस के साथ लिखूंगा रेट कांस्टेंट। क्योंकि प्रोडक्ट में तो पहले में आ जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 माइनस Kr concentration of NO2 and NO3। और कहाँ है बेटा जी? नहीं पकड़ पा रहा स्पीड को। सेकेंड वाली इक्वेशन में पहली इक्वेशन से K इक्विलिब्रियम निकालेगा, फिर अच्छा नीचे भी तो है
N2O5 आ जाएगा सीधा। कहाँ है रिएक्टेंट हमारा N2O5? अच्छा पहले वाले में कर दूं अगर मैं, मतलब क्या कह रहा है वो ना करके N2O5 ना करके ये वाला कर दें। हाँ के का आ जाएगा। और उसलिए तो मैं कहता हूँ वो सवाल ये भाई मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नहीं है, अब बता गलत रखा रहेगा ना। वो ऐसा सवाल दे रहा है तो क्यों दे रहा है कि बच्चा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाए। मैं बोल थोड़े धीरे रहा हूँ, बच्चा कर रहा है अभी इसको सुन ध्यान से। देखना भाई हो गया क्या? ये भाई आंसर तो सही दिखाई दे रहा है इसका। क्या किया है इसने ये देख लेते हैं। एक आई बनाया जिसका नाम है इंटरमीडिएट, है ना। ये है डी ऑफ NO3। क्या है? डी ऑफ NO3। यहाँ से इसने लिखा है NO3। सर कहाँ कहाँ आ रहा है NO3? नहीं पहले O2 के बारे में बात करें। O2 आ रहा है हमारे पास, यहाँ से दोनों वैल्यू आ गई। लेकिन पता दिक्कत क्या रही, NO3 फिर से क्या आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। ऐसे रहा ना। अब इसको हटाने के लिए मैंने इस पे भी क्या लगा दिया, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। यहाँ से वैल्यू बनी है मेरे पास NO3 कहाँ कहाँ आता है। एक तो यहाँ आ रहा है,
और एक NO3 यहाँ आ रहा है। यहाँ इस केस में आ रहा है K1 ये रिएक्टेंट, और वही प्लस में आ जाएगा। Kr किसके साउंड्स में आएगा बेटा जी? माइनस में आ जाएगा Kr। यहाँ इस केस में K2 भी फिर से क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना। और K3 क्योंकि रिएक्टेंट में आ रहा है फिर से क्या आएगा? माइनस में। अब यहाँ से ये जो NO है ना, ये बस ध्यान देने की बात थी, ये फिर से इंटरमीडिएट आ गया बेटा। तो NO पर फिर से क्या लगाएगा? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। दिशा देख ले, NO पर जैसे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो दोनों वैल्यू बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर लग जाएगा ये माइनस के साथ। अब यहाँ से ना दो चीज़ें कॉमन बन जाएंगी, जैसे इस बच्चे ने कर भी रखा है। यहाँ से दो चीज़ें क्या बन जाएंगी? कॉमन, और एक पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे इसने लिखा है Kr प्लस ट्वाइस ऑफ K2, और ये दोनों टर्म कॉमन लेके इसने 0 के बराबर रख दिए। यहाँ से ये पूरी इक्वेशन में NO3 की वैल्यू पुट की है, और इस वैल्यू को उठाकर इसने यहाँ पर पुट किया है। ऐसा करने से ये बन जाता है इसका। और ये क्योंकि d ऑफ O2 बाई dt है, d ऑफ O2 बाई dt कुछ और थोड़ी है, रेट ही तो है। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग एक बार इस बात को अपने भेजे में रखो। मैंने बोला अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से अंतर केवल और केवल पड़ेगा तो किस पर बेटा जी? कॉन्सेंट्रेशन पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो A और B की कॉन्सेंट्रेशन है उन पर। किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर। अगर किसी बच्चे ने इसको N2O5 से किया है तो 1 लाइन सोल्यूशन है, पर 4 ऑप्शन में वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? छोड़ोगे उसको? तो आपको अलग अलग वैल्यू नहीं लगानी पड़ेंगी। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू और कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको ऑप्शन को देखकर ही पता लगेंगे। मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाया है जेईई एडवांस का, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में वो ये डिमांड कर रहे थे, आपको इस डिमांड तक पहुंचना है। आप इतनी बुद्धि लगा पा रहे हो तो और अच्छी बात है कि कल को अगर N2O5 के केस में वो ऑप्शन ऐसा मैच करे तो आप जल्दी से कर दो, अच्छी बात है, वो नुकसान की बात नहीं है। बोलो बेटा गेम समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये डेटा क्रिस्टल क्लियर है भाई। अब मैं आप लोगों को ना कुछ सवाल दिखा रहा हूँ बेटा जी, हाँ ठीक है, कृपया करके उन सवालों को देखने की कोशिश करें। एक दो सवाल है, वो ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन आप लोगों के काम के सवाल है। देखेंगे भाई सभी बच्चे सीखने समझने की कोशिश करेंगे। चाहोगे तो इस सवाल को मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। चलो पहले खुद से ट्राई करो आप लोग, है ना। बेटा बात नहीं प्लीज। फोटो बदल देनी चाहिए अब, है ना। क्वेश्चन बैंक की है ना, मॉड्यूल है, नहीं मॉड्यूल है तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा नीचे। देखो सीबीएसई का भी मटेरियल है, भेज दूंगा तुम्हें मैं। बहुत परेशान रहते हो ना तुम। भाई कहाँ है सवाल? देखियो क्या चल रहा है। मिसलेनियस क्वेश्चन कहाँ है? सीबीएसई के मैं सवाल सबसे लास्ट में डलवाता हूँ जहाँ तक हो रहता है। जेईई मेंस है तो फिर मिसलेनियस कहाँ चले गए? जेईई एडवांस
सारा क्वेश्चन बैंक किया गया यार। ये कुछ दिखा मुझे मिसलेनियस जैसा। हाँ मिल गया ना। क्यों बेटा, अब मिल गया देख, ये मिल गए सवाल हमारे। चलो मैं देख लेता हूँ 2-1 सवाल से, है ना। आपको दिखेंगे नहीं वरना ऑनलाइन बच्चों को तो टाइम लगेगा यार 1-8 मिनट का, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाएगा सर क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं। न्यू से देखना सवाल दिख रहा है क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को, ऑफलाइन वालों को तो दिख रहा होगा। चलो 1 मिनट लगनी है आप। थोड़ा सा टाइम दे ही दो यार अब, है ना। इसको कवर कर ही लेते हैं, वैसे मुझे कर लेना चाहिए था पहले, सॉरी। तो निपटा लेते हैं बेटा, बातें नहीं प्लीज। बेटा बातें नहीं प्लीज। मैक्सिमम सवाल जो है इसके ऐसे हैं। और देखो ये जेई एडवांस का जो है ना सेट है, जो मैंने अभी यहाँ पर निकाल रखा है आप लोगों के लिए, बड़ा ही सिंपल होता है। ये तो क्या ही है मैकेनिज्म है, ये देख लेते हैं एक बार, है ना। चारों क्वेश्चंस करते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा बेटा जी। हाँ जी, इनके आंसर्स बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। ओके, दिख जाएगा क्या, दिख तो जाना चाहिए। कर लेंगे इनको, चलो पहले यही करते हैं। हाँ जी, सोचो जी, टाइम है आप लोगों के पास सोचने का, सोचिए। ये तो पहले तो सिंपल सा नजर आ रहा है मुझे, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है बेटा। इन्होंने बेचारों ने इसको पहले से ही क्या लिख दिया है, स्लो। और जैसे ही इन्होंने स्लो लिखा अपना काम आसान। रेट इजकल टू कितना हो जाएगा के, ये हो जाएगा यहाँ से NOBR2, ये हो जाएगा NO। अच्छा एक कमी रह गई क्या, ये तो भैया कौन मिल गया हम लोगों को, इंटरमीडिएट। तो भाई साहब को हटाना है। अब यहाँ पर क्या काम करना है आप लोगों को, खुद से मान लेना है कि फास्ट स्लो जो भी है, यहाँ पर K1 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो बेटा जी K2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप तो जानते हो कि इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है बेटा जी, K1/K2। तो यहाँ अगर देखोगे तो ये बराबर हो रहा होगा NOBR2। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा NO, और यहाँ से आ जाएगा बच्चा क्या BR2। क्या आप समझा पाया, इसको इधर ले जाओ, ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पर पुट करो, आंसर बताओ। बोलो गेम समझ में आ गया। अरे बात पल्ले पड़ गई। ऐसा ही कुछ मैंने आप लोगों को बताया था और आसान हो गया सार्थक ये। तो ये पहला सवाल तो क्लियर है, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। जरा दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसको भी बड़ा ही कर देते हैं। हाँ जी देखना जरा, ये भी ऐसा ही है क्या। बताइए भाई कैसे करोगे इसको, इसमें इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है।
N2O कहाँ है? N2O और बाकी N2O कहाँ आया? मजे मजे, पहला वाला हो गया है तो क्यों बेटा, पहला केस नहीं बन रहा? कहाँ पे है? स्लोएस्ट ये है ना? हाँ, कहाँ है? ना 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 मेरे बच्चा, ये तो पहली इक्वेशन है ना, नीचे। अच्छा 2NO से, अच्छा ये मतलब इंटरप्रिटेशन गलत है, ये कहना चाह रही है। 3 इक्वेशन है ये। अच्छा ये ऐसे है क्या, ट्वाइस ऑफ NO कन्वर्ट इनटू N2O2, इसको बोल दिया है K1 है ना, और इसको क्या बोला है मेरे भाई, N2O4 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू K2, पक्का ना? पहले इक्विलिब्रियम में, फिर यहाँ क्या लिखना चाहिए? हाँ क्या गिवन? अच्छा K1 ही K इक्विलिब्रियम है। और थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, N2O प्लस H2 जो कि कन्वर्ट हो रहा है K3 में विद द हेल्प ऑफ N2 प्लस H2O फास्ट, है ना? बहुत बढ़िया। ये स्लो है पिक्चर, बिल्कुल बना के दिखाओ चलो इस सवाल को जल्दी से। आसान है ये भी, ऐसे बनेगा ये भी। जैसे अभी आप लोगों ने ऑर्डर बता दो बस, मुझे ऑर्डर से काम चल जाएगा मेरा अभी के लिए। टेल मी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, डू फास्ट। बेटा वो क्वेश्चन की फॉर्म में ना ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे कह रखा है ना, ट्वाइस ऑफ NO, मतलब प्रिंटिंग एरर है, वैसे जो स्लैश है ना बेसिकली वो इक्वेशन है, टाइपिस्ट एरर बोलते हैं इनको, टाइपिस्ट एरर थोड़ी गलती हो गई है। जल्दी जल्दी करो इसको, मैं इसके पहले दो का आंसर आपको बताता हूँ। गिवन भाई साहब, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, मजा ही मजा भाई। ये भेज रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? किया हुआ है सवाल। हाँ भाई बताओ, मिल गया। 3 इज द राइट आंसर, शाबाश। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और रेट लॉ भी बताइए तो फिर लगे हाथों। NO का स्क्वायर बनेगा और H2 का क्या बन जाएगा, 1, बना बेटा पलाक्ष? चलो शाबाश। इससे पहले वाले का ऑर्डर क्या बताया था? 3 आएगा उसका भी, है ना? अच्छा अगला देखते हैं, अगला क्या है? हाँ सोचना जरा अगले वाले के बारे में बताओ। अगला तो सिंपल है, क्या शो करना है, सो दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। वो पूरा शो करना है, करना बेसिकली। चलो ये तो हो जाएगा, एक सवाल देख लेते हैं, लास्ट एक सवाल और देख लेते हैं ना। इसमें एक और फोटो खींचा था ना हमने, शायद ये ठीक ठाक निकल जाए। मतलब कर लोगे आप सवाल, मुझे इतना पता है। ये भी प्रूव है, चलो शो कर दो इसको। क्या है ये? देखो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि अभी आपको करना क्या है बेसिकली, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। अब बच्चा तो ये भी सोच सकता था कि सर इसके नहीं, मैं तो किसी और CO के रिस्पेक्ट में करूंगा, या Cl2 के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेंशन करेगा ऐसा आप, ठीक है? नोट करना चाहोगे? चलो ये कुछ मैंने डाल दी है।
दिखाया है, इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है।